नमस्कार सम्मानित दर्शकों, मेरे पास आपसे एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने वाहनों के ईंधन टैंक में पेट्रोलियम उत्पाद क्यों डालते हैं, अल्कोहल क्यों नहीं? आखिर एथेनॉल और उसके साथी भविष्य की संभावनाओं के बावजूद दूसरे स्थान पर क्यों रहे? मानव इतिहास के किस चरण में पेट्रोल ने अल्कोहल को पीछे छोड़ दिया? उस समय कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं और तकनीकी बदलाव हुए? कौन कौन सी मशहूर हस्तियां एक पक्ष के समर्थन और दूसरे के विरोध में थीं? भविष्य में इन ईंधनों की संभावनाएं क्या हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। और हाँ, इस कहानी में ऐतिहासिक संदर्भ काफी ज्यादा होगा। आप क्रास मोटो चैनल पर हैं, देखने का आनंद लें। आजकल की दुनिया में चारों तरफ तकनीकी रूप से जटिल चीजें भरी हुई हैं और आधुनिक तकनीक की मरम्मत, साथ ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विसिंग और सेटिंग के लिए खास औजारों की जरूरत होती है। Например, электрику, электронщику, автоэлектрику в работе обязательно необходим мультиметр. परंपरा के अनुसार हम दूर से शुरू करेंगे। मानव समाज के विकास के दौरान कई तरह के आविष्कार हुए। लेखन, पहिया, लीवर, किताब छपाई और इसी तरह की चीजें। इन सभी आविष्कारों ने किसी न किसी तरह से इस दुनिया को बदल दिया और आधुनिक समाज को वैसा बना दिया जैसा वह आज है। ऊष्मा इंजन, जो जले हुए ईंधन की ऊर्जा को गति में बदलता है, मानवता के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आविष्कारों में से एक है। 1670 के दशक में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी डैनी पापे ने पहला पिस्टन भाप इंजन बनाया। उसकी मूल संरचना व्यवहारिक नहीं थी, पर समय के साथ इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने उसमें सुधार कर प्रभावी भाप इंजन बनाया। 1698 में अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस सेवरी ने भाप से चलने वाला पंप पेश किया और फिर सिलसिला शुरू हो गया। भाप का युग आ गया। प्रारंभिक तापीय मशीनें बाहरी ईंधन दहन पर आधारित और आकार में बहुत बड़ी थीं, जिनमें अधिकतर भाप इंजन थे। इनके संचालन के लिए बॉयलर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, हीट एक्सचेंजर, टेंडर, पंप, पानी टैंक आदि चाहिए थे। उसी समय भाप इंजन का मुख्य कार्यात्मक हिस्सा यानी पिस्टन और सिलेंडर पूरी मशीन की तुलना में काफी छोटे होते थे। भाप इंजनों के विकास में कई आविष्कारकों ने सोचा कि क्या ईंधन को इंजन के कार्यशील माध्यम से जोड़ा जा सकता है, यानी आंतरिक दहन इंजन बनाने के विचार। इसका मतलब है छोटे आकार और स्टार्ट व एग्जॉस्ट प्रक्रिया में तेजी। बात यह है कि बाहरी दहन इंजन में आप कोयला या लकड़ी जैसी कोई भी जलने वाली चीज से उसे चला सकते थे, लेकिन आंतरिक दहन इंजन के मामले में इंजीनियरों के सामने एक मुश्किल चुनौती थी। सिलेंडर में सही मात्रा में ईंधन और ऑक्सीजन को हवा के साथ नियमित और समय पर पहुंचाना, ताकि ये सब अच्छे से जले और काम कर सके। और ऐसे में ईंधन के रूप में सबसे व्यावहारिक ज्वलनशील तरल और गैसें थीं। आंतरिक दहन इंजन के विकास में प्रगति विभिन्न ईंधनों की खोज और उपयोग जैसे सिंथेटिक ईंधन से जुड़ी है, क्योंकि कार्यशील पदार्थ की संरचना, ऊष्मीयमान, जलने की गति और चक्र पैरामीटर जैसे संपीड़न अनुपात प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करते हैं। ये काफी हद तक इंजनों के भार, आकार और शक्ति के मानकों को निर्धारित करता है। पहला ईंधन जिस पर आंतरिक दहन इंजन चला। आगे मैं आंतरिक दहन इंजन शब्द का उपयोग करूंगा, क्योंकि अब हम भाप इंजनों पर नहीं लौटेंगे। वो रोशनी गैस था। कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने आंतरिक दहन इंजन के विकास में योगदान दिया। 17वीं सदी में कुछ प्रयोगकर्ताओं ने पहली बार गर्म गैसीय उत्पादों से पंप और इंजन जैसे कुछ उपकरण चलाने की कोशिश की थी। सन 1794 में थॉमस स्मिथ ने जॉन बार्बर द्वारा 1791 में बनाए गए गैस इंजन का पेटेंट कराया। 1794 में रॉबर्ट स्ट्रीट ने तरल ईंधन से चलने वाले आंतरिक दहन इंजन का पेटेंट कराया और उसका प्रोटोटाइप भी बनाया। फिलिप लेबोन का इंजन रोशनी वाली गैस पर चलता था, जिसे 1801 में पेटेंट कराया गया। लेबोन को ही गैस लाइटिंग का आविष्कारक माना जाता है। 1804 में फ्रांसीसी आविष्कारक फ्रांसुआ इसाक दे रिवाज ने एक नवोन्मेषी पिस्टन इंजन बनाया, जिसे अक्सर दे रिवाज इंजन कहा जाता है। यह इंजन गैसीय हाइड्रोजन से चलता था और इसके कुछ डिजाइन बाद के आंतरिक दहन इंजन के प्रोटोटाइप में आए। पिस्टन समूह और स्पार्क इग्निशन। इंजन में क्रैंकशाफ्ट व कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म नहीं थे।
सन 1807 में फ्रांसीसी इंजीनियर नेसिफोर नेप्स ने एक प्रायोगिक ठोस ईंधन आंतरिक दहन इंजन शुरू किया, जिसमें ईंधन के रूप में कोयले की धूल का इस्तेमाल किया गया था। 1820 में इंग्लैंड में एक इंजन बना जिसमें हाइड्रोजन हवा मिश्रण दहन कक्ष में विस्फोटित होता था और ठंडा होने पर वैक्यूम पिस्टन पर असर डालता था। सन 1826 में अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल मोरी ने एक इंजन बनाया जो अल्कोहल और टर्पेंटाइन पर चलता था। ये वे पदार्थ थे जो मानवता को बहुत पहले से ज्ञात थे। एक और लोगों को बहुत पहले से ज्ञात पदार्थ पेट्रोलियम था। और फिर सन 1825 में मोरी के आविष्कार से एक साल पहले अंग्रेज भौतिक विज्ञानी माइकल फेराडे ने कच्चे तेल के बार बार आसवन से हल्के हाइड्रोकार्बन का ज्वलनशील मिश्रण निकाला, जिसे पेट्रोल कहा गया। चूंकि यह तेल एक पूर्वी देश से लाया गया था, इसलिए शुरू में इसका नाम जावा की खुशबू या सुगंधित पदार्थ रखा गया। अगले दशकों में आविष्कारकों और इंजीनियरों ने ऐसे इंजन बनाए जो ईंधन के दहन से बने दबाव का निर्वात के बजाय उपयोग करते थे, और ऐसे इंजन भी बनाते थे जिनमें दहन से पहले ईंधन को संपीड़ित किया जाता था। हालांकि उनमें से कोई भी एक काम करने वाली और प्रभावी प्रणाली विकसित करने में सफल नहीं हो सका। आखिरकार 1860 में फ्रांस के एतेन लेनुआर ने एक इंजन बाजार में उतारा जो प्रकाश गैस से चलता था और काफी प्रभावी था। पेट्रोल से चलने वाले इंजन का आना सिर्फ समय की बात थी, और ऐसा इंजन लगभग एक ही समय में कई इंजीनियरों और आविष्कारकों द्वारा बनाया गया। 1879 में कार्ल बेंज ने एक विश्वसनीय 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का पेटेंट कराया। एक साल बाद एक पूर्ण पेट्रोल इंजन रूसी साम्राज्य में विकसित किया गया। इसके आविष्कारक ऑस्ट्रो हंगरी के नागरिक सर्ब ऑग्नेस्लाव कोस्तोविच थे। नई दुनिया में पेट्रोल इंजन और पहली पेट्रोल कार बनाने का श्रेय चार्ल्स ड्यूरिया को जाता है। ड्यूरिया ने या तो बेंज या डेमलर का स्थिर इंजन देखा था। 1886 में ओहायो राज्य के एक मेले में बेंज या डेमलर मायबाक का स्थिर इंजन देखा और अपने खुद के इंजन बनाने का विचार उनके मन में आया। 1891 तक उन्होंने परियोजना पूरी कर ली और अपने भाई फ्रैंक के साथ मिलकर एक कार बनाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रकार के ईंधन को इंजन निर्माताओं और मोटर चालकों की पसंद के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। हर ईंधन के अपने फायदे और नुकसान थे, और मुख्य प्रतिस्पर्धा अल्कोहल और पेट्रोल के बीच होगी। माना जाता है कि क्लासिक 4 स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन पहली बार जर्मनी में 1876 में जर्मन स्वशिक्षित इंजीनियर निकोलाउस ओट्टो द्वारा बनाया गया था। यह इंजन धातु प्रसंस्करण उद्योग में स्थिर उपयोग के लिए बनाया गया था, और यह शुद्ध एथेनॉल, सीधे शब्दों में कहें तो अल्कोहल, पर चलता था। हालांकि इससे पहले 1863 में ओट्टो ने गैस इंजन के साथ प्रयोग किया था। उस समय पेट्रोल की स्थिति क्या थी? 19वीं सदी के अंत में पेट्रोल का एकमात्र उपयोग उसे एंटीसेप्टिक और सफाई के साधन के रूप में किया जाता था, जैसे कि महीन लेस की सफाई के लिए। पहले पेट्रोल केरोसिन उत्पादन का उप उत्पाद था, और यह पेट्रोल पंपों की बजाय दवाइयों की दुकानों व हार्डवेयर और घरेलू सामान की दुकानों में मिलता था। लेकिन अल्कोहल कहीं ज्यादा प्रचलित था। यह ईंधन संभावनाओं से भरा था। इसकी जलने की प्रक्रिया तेज और स्थिर थी, बिना धुएं और गंध के। इसमें सल्फर या सीसे के ऑक्साइड नहीं बनते, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता था। मध्ययुगीन यूरोप में लोग एथेनॉल बनाना जानते थे, और साधारण आसवन यंत्र हर अल्केमिस्ट के उपकरणों में थी। इसके अलावा ऐसे उपकरण किसी भी इज्जतदार घर परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। प्राप्त उत्पाद की मात्रा सिर्फ चुने गए कच्चे माल पर निर्भर थी, और ये कुछ भी हो सकता था। अनाज, फल, जामुन, यहाँ तक कि लकड़ी की बुराद भी। अल्कोहल सदियों से लोगों को रोशनी, गर्मी और हाँ, अच्छा मूड भी देता आया है। 19वीं सदी में अल्कोहल आधारित ईंधन लगभग हर जगह इस्तेमाल होता था। इसी पर खाना पकाया जाता था, इसी से कमरों में रोशनी की जाती थी। स्कूल की केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल स्पिरिट लैंप भी उस दौर में ऐसे उपकरणों के व्यापक इस्तेमाल की विरासत है। इंजन निर्माता भी अल्कोहल को पसंद करते थे। 19वीं सदी की दूसरी छमाही में कई इंजीनियरों ने खासतौर पर अल्कोहल पर चलने वाले इंजन बनाए, और उस समय अल्कोहल का मुख्य प्रतिस्पर्धी पहले से मौजूद केरोसिन था। ऑक्टेन संख्या, जिसे हम आजकल के ईंधनों में आसानी से नाम में
92, 95, 98 जैसे अंकों से पहचान सकते हैं। शुद्ध एथेनॉल में यह संख्या 111 होती है। कच्चे तेल की प्राथमिक डिस्टिलेशन से मिलने वाला सबसे आम उत्पाद केरोसिन इस मानक पर केवल 45 अंक ही देता है। इंजीनियरों ने वर्षों के प्रयोगों में इसकी उच्च वाष्पीकरण ऊष्मा की गंभीर कमी पाई, जिससे ठंडे मौसम में इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत आती थी। लेकिन सामान्य स्टार्टअप वार्म अप से ये कमी आसानी से दूर हो सकती थी। 19वीं सदी के मध्य में अल्कोहल के युग का पतन शुरू हुआ। हालांकि तब ये प्रक्रियाएं मुश्किल से दिखती थीं। कुछ क्षेत्रों में अब भी ईंधन के लिए व्हेल की चर्बी खूब इस्तेमाल होती थी, जबकि तेल उद्योग शुरुआती दौर में था। लेकिन इस क्षेत्र का तेज विकास दुनिया को बदल देगा। सबसे पहली बार सबसे आम ज्वलनशील तरल के विकल्प के बारे में अमेरिकियों को 1861 से 1865 के गृहयुद्ध के दौरान सोचना पड़ा। अब्राहम लिंकन की सरकार ने अल्कोहल और उससे बने उत्पादों पर ऊंचा टैक्स लगाया ताकि दक्षिणी राज्यों पर आर्थिक दबाव बने। जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। वहां लाखों टन अल्कोहल बनाया जाता था और ये दक्षिणी लोगों के लिए सबसे अहम निर्यात वस्तुओं में से एक थी। ये अल्कोहल उत्तरी राज्यों में भी खूब इस्तेमाल होती थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्तर में ईंधन की कमी हो गई और एक विकल्प ढूंढना जरूरी हो गया। वह विकल्प बना कच्चा तेल, या यूं कहें उसके आसवन से बने उत्पाद। तेल उत्पादों की वैश्विक सफलता में जॉन रॉकफेलर ने अहम भूमिका निभाई। पहले अमेरिका, फिर पूरी दुनिया में। सबसे पहले नई वस्तु की सभी संभावनाओं का सबसे पहले आकलन करते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अमेरिका में तेल उत्पाद बनाने और बेचने वाली कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने मुख्य प्रतिस्पर्धी किसानों को, जो बाजार में एथिल अल्कोहल सप्लाई करते थे, दबाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप 1870 तक उनकी कंपनी ने अमेरिकी ऊर्जा बाजार का 95% और संबंधित निर्यात का 90% से अधिक नियंत्रण कर लिया था। उन वर्षों में तेल से प्राप्त होने वाला मुख्य उत्पाद केरोसिन था। उसके उत्पादन के शुरुआती चरणों में बाकी सभी उप उत्पादों को बस जमीन पर फेंक दिया जाता था। जल्द ही रॉकफेलर ने उत्पादन प्रक्रियाएं अनुकूलित कर दीं। अब पेट्रोल रिफाइनरियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल होने लगा। साथ ही नेफ्था, बिटुमेन, वैसलीन आदि भी का उपयोग निर्माण और अन्य क्षेत्रों में होने लगा। यह उल्लेख करना चाहिए कि शुरू में हर साल निकाली गई तेल की कीमत घटती जा रही थी। पेंसिल्वेनिया के तेल क्षेत्रों से पहली खेप 1859 में लगभग $18 प्रति बैरल थी। एक साल बाद इसकी कीमत $9.5 रह गई और 1861 में निकासी की मात्रा में जबरदस्त वृद्धि के कारण कीमत गिरकर 49 सेंट रह गई। बाद में रॉकफेलर ने सस्ते कच्चे माल और पेट्रोलियम उत्पादों की प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके केरोसिन की कीमत कम की। अमेरिकियों को पेट्रोलियम उत्पादों की सुलभ और सुविधाजनक आपूर्ति व्यवस्था का आदी बनाकर उन्होंने धीरे धीरे अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दीं, जिससे वे बेहद अमीर हो गए। सन 1911 में रॉकफेलर को एंटी ट्रस्ट कानून के तहत अपना कारोबार 34 छोटी कंपनियों में बांटना पड़ा, लेकिन असल में एक अधिकार बस छुप कर रह गया। रॉकफेलर उन सभी 34 कंपनियों में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी के मालिक थे और लगातार अपनी पूंजी बढ़ाते रहे। लगभग सभी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वास्तव में स्टैंडर्ड ऑयल से ही निकली हैं। इनमें शेवरॉन भी शामिल था। ऐसा ऐतिहासिक रूप से हुआ Врон. Так исторически कि 19वीं सदी के मध्य में केवल रूस और अमेरिका के पास ही खोजे गए तेल के भंडार थे। बाकी सभी देश गर्मी और रोशनी के लिए पारंपरिक संसाधनों का इस्तेमाल करते थे: लकड़ी, कोयला, पीट, मोम और एथेनॉल। यूरोप में अल्कोहल युक्त द्रवों की मुख्य आपूर्तिकर्ता फ्रांस रही है। ब्रिटेन कोयला उद्योग और कोयले से बनने वाली गैसों में मजबूत था। जर्मनी ने रसायन विज्ञान में उन्नत उपलब्धियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया। वहीं सिंथेटिक पेट्रोल और वैसलीन भी वहीं बने। और पुरानी यूरोप में ईंधन बाजार को अपनी जगह से हिलाने का काम नोबेल भाइयों रॉबर्ट, एल्फ्रेड और लुडविग ने किया। इस तिकड़ी ने उभरते हुए तेल बाजार और रूस के दक्षिण में तेल के भंडारों पर ध्यान दिया। सन 1873 में भाइयों ने तेल का उत्पादन शुरू किया और उत्पादों को यूरोप के बाजारों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने बाकू से बातुम तक पाइपलाइन भी बनाई। कमाई को पेट्रोकेमिकल उत्पादन में लगाकर उन्होंने तेल उत्पादों की शुद्धता ऐसी कर दी जो अधिकतर उद्यमियों के लिए असंभव थी। व्लादिमीर शुखोव द्वारा विकसित की गई थर्मल क्रैकिंग तकनीक ने उस समय के
सबसे उच्च ऑक्टेन वाले पेट्रोल का उत्पादन और बिक्री संभव बना दी। रॉकफेलर की इस बाजार पर कब्जा करने की कोशिशें विफल रहीं। ऑटोमोबाइल निर्माण के पायनियरों ने पेट्रोल और केरोसिन की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया। सन 1881 में डॉयट्स एजी कंपनी के एक अनुभवी कर्मचारी ने, जिसे निकोलाउस ओट्टो ने स्थापित किया था, 47 वर्षीय गोटलिब डाइमलर को रूस नई शाखा खोलने के अध्ययन के लिए भेजा गया। ऐसा माना जाता है कि गोटलिब डाइमलर और लुडविग नोबेल की ऐतिहासिक मुलाकात, वो नोबेल परिवार से थे जो बाकू में तेल के कारोबार को संभालते थे, 1881 की शरद ऋतु में निजनी नोवगोरोड मेले में हुई थी। दोनों में समानता थी और वे अच्छे दोस्त बन गए। डाइमलर एक नए विचार के जुनून के साथ जर्मनी लौटे। उन्होंने ओटो की कंपनी छोड़ी और इंजीनियर विल्हेल्म मायबाख के साथ स्टुटगार्ट में अपनी कंपनी शुरू की। डाइमलर के पास प्रारंभिक पूंजी कहां से आई, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि वे एक अलग इमारत, यांत्रिक कार्यशालाएं, सभी आवश्यक उपकरण खरीद सकें और उच्च ऑक्टेन वाले नोबल बंधुओं के पेट्रोल पर चलने वाले आंतरिक दहन इंजनों का प्रायोगिक उत्पादन शुरू कर सकें। इसी समय डॉयट्स कंपनी में, डाइमलर व मायबाख की कार्यशाला में, बेंज की कंपनी में भी कई प्रभावी पेट्रोल कार्बोरेटर आविष्कार हुए थे। सन 1882 से आविष्कारकों ने छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली पावर यूनिट्स की एक पूरी श्रृंखला बनाई जो किसी भी पहिएदार वाहन को चला सकती थीं। शुरुआत 2 से हुई। सन 1885 में उन्होंने एक सिलेंडर वाले 4 स्ट्रोक इंजन के साथ पहली मोटरसाइकिल बनाई और उसका परीक्षण किया। अगले साल उन्होंने अपना इंजन एक बग्घी में लगाया, जिससे पहली मोटर चालित बग्घी बनी। कंपनी की खास व्यावसायिक सफलता में एक मजेदार घटना ने मदद की, जो गर्मी के मौसम 1887 में घटी थी। पेट्रोल इंजन वाली मोटरबोट का ट्रायल करते हुए विल्हेल्म मायबाख गलती से माइन रिगाटा क्षेत्र में पहुंच गए, जहां रोइंग बोट्स की लोकप्रिय प्रतियोगिता थी। मायबाख ने सबको तेजी से पीछे छोड़ा और सूर्यास्त की ओर बढ़ गए, और अगले ही दिन कंपनी की इमारत के पास ऐसी ही नाव या कम से कम इंजन खरीदने के इच्छुक लोगों की कतार लग गई। डाइमलर और मायबाख के उत्पाद सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में पुरस्कार जीतते थे, और इसमें नोबेल भाइयों की भी अहम भूमिका थी। आविष्कारकों के लिए असली जीत 1888 की विश्व पेरिस प्रदर्शनी थी, जिसमें उन्होंने नई स्वचालित गाड़ी प्रस्तुत किया। इतिहास में पहली बार वी आकार के 2 सिलेंडर वाले इंजन के साथ, जिसकी शक्ति 1.5 हॉर्स पावर थी और उस समय के लिए अविश्वसनीय 900 आरपीएम की गति थी। प्रदर्शनी में डाइमलर और मायबाख को न केवल स्वर्ण पदक मिला, बल्कि उन्होंने अपने इंजनों की आपूर्ति के लिए फ्रांस में युवा फ्रांसीसी उद्यमियों की उत्पादों को लैस करने के लिए बहुत फायदेमंद अनुबंध भी किए। आरमान पेजो और रेनो भाइयों के लिए एक और बेहद प्रसिद्ध आविष्कारक और इंजीनियर कार्ल बेंज थे। सन 1886 में 15 साल की खोज के बाद उन्हें स्वचालित 3 पहियों वाली गाड़ी मोटर वैगन के लिए पेटेंट मिला। यह गाड़ी 4 स्ट्रोक इंजन से चलती थी, जिसकी शक्ति 0.8 हॉर्स पावर थी और इसका इंजन क्षमता 1.7 लीटर थी, जो ईंधन के रूप में बेहतर किस्म केरोसिन लिग्राइंड का इस्तेमाल करता था। आपने वो किस्सा जरूर सुना होगा जब बर्टा बेंज अपने बेटों के साथ पति को बिना बताए मोटर वैगन से मां के घर गई थीं। बर्टा ने इतिहास की पहली कार यात्रा की और 12 घंटे में 106 किलोमीटर चली। यात्रा के दौरान बर्टा ने कई बार फार्मेसी से पेट्रोल लेकर मोटर वैगन में डलवाया। इस साहसी महिला ने इस कदम ने बेहतरीन प्रचार का काम किया और 20वीं सदी की शुरुआत तक कार्ल बेंज की कंपनी विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग की एक प्रमुख और प्रतिष्ठित कंपनी बन गई थी, जिसने 1900 तक कुल मिलाकर लगभग 600 कारें बना ली थीं। क्या आप जानते हैं कि पायरोलिसिस विधि से बनाई गई रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस और अन्य गैसों की भी कुछ संभावनाएं थीं? इस क्षेत्र में ब्रिटिश सफल रहे और शहर में रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस सुविधाजनक थी। इन कारों को देखिए, जिनकी छत पर बड़े बैग हैं। ये तकनीक गैस पर चलती थी और शहरों में गैस की अच्छी खासी व्यवस्था थी, जिससे आसानी से ईंधन भरा जा सकता था। लेकिन ग्रामीण इलाकों में गैस से चलने वाली गाड़ियों में ईंधन भरवाने में दिक्कतें आती थीं। ऐसे मामलों में पेट्रोल और स्पिरिट निश्चित रूप से बेहतर साबित होते थे, क्योंकि परिवहन के लिहाज से ये ईंधन कहीं ज्यादा व्यवहारिक थे। अगर आप मानते हैं कि सिर्फ रॉकफेलर और नोबेल बंधु ही
गरीब किसानों को स्पिरिट बनाने से रोकते थे तो जल्दबाजी न करें। हर कहानी में बदमाश होते हैं, कोई पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, सब बीच के होते हैं। वैसे भी हर निर्माता अपने हितों की रक्षा करेगा। ब्रिटेन में गैस जनरेटर कारखाने और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मालिकों ने वैकल्पिक ईंधन के प्रतिस्पर्धियों को लंबे समय तक दबाया। उन्होंने अपने कारोबार में भारी रकम लगाई थी और सिर्फ अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते थे। और हेनरी फोर्ड, जो ऑटोमोबाइल निर्माण में एक महान हस्ती थे, जिन्होंने कारों के उत्पादन को बड़े पैमाने पर शुरू किया और इसके लिए कन्वेयर असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया, वे अल्कोहल के बड़े समर्थक थे। आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के लिए ईंधन के रूप में 1890 के दशक में फोर्ड आंतरिक दहन इंजनों के साथ प्रयोग कर रहे थे। 4 जून 1896 को उन्होंने अपने छोटे 4 पहियों वाले वाहन पर पहली परीक्षण सवारी की, जिसे उन्होंने क्वाड्रीसाइकिल नाम दिया था, और इस क्वाड्रीसाइकिल का इंजन एथेनॉल पर चलता था। 1908 में हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध मॉडल टी को बाजार में उतारा, जो इतिहास की पहली मास प्रोडक्शन कार थी और जो पेट्रोल, एथेनॉल और दोनों के मिश्रण पर चल सकती थी। फोर्ड की सोच डेमलर और बेंज की सोच से कुछ अलग थी। जैसा कि आप जानते हैं, 1861 से जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ, अल्कोहल पर भारी टैक्स लगाया गया था। 1 गैलन पर $2.08। 1 गैलन 3.78 लीटर के बराबर होता है। 19वीं सदी के अंत तक किसान कई बार इस टैक्स को हटाने की मांग कर चुके थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और आखिरकार 1906 में किसानों के लॉबी को राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का समर्थन मिला, जो तेल उद्योग के कट्टर विरोधी थे। सीनेट ने 24 मई 1906 को टैक्स हटाने का बिल पास कर दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर से अल्कोहल की कम लागत को उजागर किया। मक्के से 14 सेंट, शीरे से 9 और आधा सेंट। केरोसिन और पेट्रोल की ऊंची कीमतों की तुलना में क्रमशः 18 और 22 सेंट। कृषि प्रधान राज्यों के विजयी सीनेटरों ने घोषणा की कि हर किसान के पास कम कीमतों पर गर्मी, रोशनी और बिजली के लिए एक आसवन यंत्र हो सकती है। लेकिन 1 साल बाद ही टेक्सास में तेल के बड़े भंडार मिलने और दोहन शुरू होने से पेट्रोल केरोसिन की कीमतें गिर गईं। अगर दोनों तरह के ईंधन की कीमतों की नीति को देखा जाए तो 20वीं सदी के लंबे समय तक अल्कोहल हमेशा पेट्रोल से 30-40% महंगा रहा। हेनरी फोर्ड किसान परिवार में जन्मे, मानते थे कि उनकी आम लोगों के लिए बनी सस्ती कारों के लिए अल्कोहल उपयुक्त ईंधन है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पेट्रोल पंप बनाने की जरूरत नहीं थी। कोई भी स्वाभिमानी किसान साधारण तरीकों से कृषि उत्पादों से अपने वाहन के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ता ईंधन बना सकता था। फोर्ड के विचार का समर्थन थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने भी किया। यूरोप में एथेनॉल को लोकप्रिय बनाने वाले लोग ज्यादा थे, क्योंकि वहां अपनी खुद की तेल की मात्रा कम थी। सन 1902 में पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी में 70 से अधिक कार्ब्यूरेटर इंजन दिखाए गए, जो अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रणों पर चलते थे। इसके अलावा प्रदर्शनी में अल्कोहल आधारित ईंधन से चलने वाले इस्त्री, लैंप, चूल्हे जैसे कई घरेलू उपकरण भी दिखाए गए। और जर्मनी में सन 1914-15 के समय लगभग हर कार को शुद्ध अल्कोहल पर चलने के लिए बदला जा सकता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर अल्कोहल उद्योग इतना विकसित ना होता तो जर्मनी युद्ध पहले ही हार जाता। जर्मनों ने आलू और चीनी चुकंदर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके एक सफल अल्कोहल उद्योग खड़ा किया। ये उद्योग फ्रांस में भी विकसित था। 30 के दशक तक कई यूरोपीय देशों में पेट्रोल में 10-20% अल्कोहल मिलाया जाता था, जो कृषि उत्पादों या लकड़ी से बनती थी। उष्णकटिबंधीय देशों में तेल की अनियमित आपूर्ति और बंद जगहों जैसे खदानों, कारखानों में अक्सर अल्कोहल से चलने वाले इंजनों को प्राथमिकता दी जाती थी। फोर्ड की प्राथमिकताओं और पेट्रोल को प्रमुख ऑटोमोबाइल ईंधन बनाने की रॉकफेलर की इच्छा के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा की एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में 1919 से 1933 तक लागू किया गया शराबबंदी कानून आंशिक रूप से अल्कोहल उत्पादन उद्योग को दबाने के लिए भी लागू किया गया था। शराबबंदी कानून के पीछे मुख्य कारणों में जनता में अत्यधिक शराबखोरी शामिल थी। हालांकि हम सभी वयस्क लोग हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी शराबबंदी कानून जनता को शराब की लत से छुटकारा नहीं दिला सका है। अक्सर सब कुछ गैरकानूनी गतिविधियों, अपराध,
तस्करी की ओर जाता है और घटिया शराब से मृत्यु दर बढ़ती है। हालांकि शराबबंदी के बावजूद एथेनॉल ने 1910 के दशक से लेकर 1930 के शुरुआती वर्षों तक कुछ हद तक उन्नति देखी। कुछ कार निर्माता, खासकर फोर्ड, ऐसे हाइब्रिड इंजन बनाने में निवेश कर रहे थे जो एथेनॉल, पेट्रोल या केरोसिन पर चल सकें। और कंपनी मिनियापोलिस स्टील एंड मशीनरी ने 1909 में ट्रैक्टरों के लिए अल्कोहल इंजन बनाना शुरू किया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अल्कोहल से चलने वाले कृषि उपकरणों की मांग बढ़ने के साथ कंपनी ने और अधिक प्रभावी अल्कोहल इंजन पर गहन शोध शुरू किया। दूसरी ओर इंजनों के विकास के साथ खासकर कंप्रेशन रेशियो बढ़ने पर इंजीनियरों को एक बहुत ही अप्रिय और नुकसानदायक समस्या का सामना करना पड़ा, डिटोनेशन। ईंधन हवा मिश्रण पिस्टन के टॉप डेड सेंटर तक पहुंचने से पहले ही कंप्रेशन के कारण स्पार्क से पहले फट जाता था। अगर उच्च ऑक्टेन नंबर वाला ईंधन इस्तेमाल करते तो इससे बचा जा सकता था। 1910 के दशक में कई ब्यूरो, वैज्ञानिक और इंजीनियर अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रणों पर प्रयोग कर रहे थे। अल्कोहल काफी आशाजनक साबित हुआ। जनरल मोटर्स कंपनी में इस समस्या का समाधान चार्ल्स केटरिंग और थॉमस मिडजिली कर रहे थे। इस जोड़ी ने निष्कर्ष निकाला कि पेट्रोल में लगभग 10% अल्कोहल मिलाने से उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑयल ने भी कभी पेट्रोल में अल्कोहल मिलाया था ताकि यह संख्या बढ़े। मिडजिली और केटरिंग के मामले में पता चला कि इस विधि का पेटेंट नहीं हो सकता और 1921 में थॉमस और चार्ल्स पहली बार टेट्राएथिल लेड के एंटी डेटोनेशन प्रभाव की खोज करते हैं। इस खोज के बाद भी केटरिंग अल्कोहल आधारित ईंधन के लिए उत्साहित रहे। हालांकि बॉसों ने अलग फैसला किया और टेट्राएथिल सीसा को प्राथमिकता दी। जीएम के एक शोध में बताया गया कि पूरी तरह अल्कोहल पर स्विच करने के लिए करीब 46% उत्पादित खाद्य पदार्थों को एथेनॉल में बदलना होगा। ये रहे आपके लिए कुछ आंकड़े। सन 1921 में अल्कोहल उद्योग हर साल 100 मिलियन गैलन औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करता था। ये अमेरिका की बात है और ईंधन बाजार के लिए 8.3 अरब गैलन का उत्पादन करना जरूरी था। अनुमान था कि मक्का और गन्ने के लिए निष्क्रिय जमीनें पर्याप्त होंगी, लेकिन इतनी वृद्धि से खाद्य बाजार पर नकारात्मक असर पड़ता और फिर जीएम ने अपनी ही वर्षों की रिसर्च को नकारते हुए कहा कि केवल सीसा ही डिटोनेशन की समस्या को हल कर सकता है। सन 1923 में अमेरिका की 3 सबसे बड़ी कंपनियां जनरल मोटर्स, ड्यूपॉन्ट और स्टैंडर्ड ऑयल ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया जिसका नाम था एथिल गैसोलीन कॉरपोरेशन। उत्पाद को एथिल ब्रांड नाम से बेचा गया। ये नाम खास तौर पर इसलिए चुना गया था ताकि लोगों को सीसा शब्द से डर न लगे। बाद में पता चला कि आविष्कारक को सीसे के जहर के खतरे की जानकारी थी और उसने अपने वरिष्ठों को चेताया था, लेकिन पूंजीवादियों के लिए पैसा ज्यादा अहम था। एथिल कॉरपोरेशन हमेशा अपनी उत्पाद की विषाक्तता से इनकार करने की नीति पर कायम रही। अगले कुछ दशकों तक अमेरिका और पूरी दुनिया में ज्यादातर पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड मिला होता था। 50 के दशक में जनता को ईंधन में सीसे के खतरे की जानकारी हो गई थी और 1965 में अमेरिकी भूभौतिकीविद क्लेयर कैमरून पैटरसन ने टेट्राएथिल सीसा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जोरदार संघर्ष शुरू किया जब वे गलती से पर्यावरण में सीसे के व्यापक प्रदूषण के तथ्यों से रूबरू हुए। हालांकि ईंधन निर्माताओं की मजबूत लॉबी के कारण लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया गया। 70 के दशक से उन्होंने टेट्राएथिल सीसा का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद किया और 21वीं सदी की शुरुआत तक पूरी तरह रोक दिया। पिछली सदी के 20वें-30वें दशक में अल्कोहल ईंधन के समर्थक अक्सर स्टैंडर्ड ऑयल, आईजी फार्बेन, ड्यूपॉन्ट, यूएस इंडस्ट्रियल अल्कोहल जैसी बड़ी कंपनियों के विभिन्न छुपे हुए संबंधों को उजागर करते थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में जांच बंद कर दी जाती थी। 1933 में अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने अल्कोहल आधारित ईंधन के खिलाफ राज्यों में आपातकालीन समितियां बनाने की अपील की। ज्ञापन में बताया गया कि अल्कोहल और पेट्रोल को अनिवार्य रूप से मिलाने से न केवल तेल व ऑटोमोबाइल उद्योग बल्कि राज्य व राष्ट्रीय कोष को भी नुकसान होता है, क्योंकि तेल की खपत घटती है और केवल वही लोग जीतेंगे जो डिस्टिलर हैं, वे रेलवे जो अल्कोहल का परिवहन करेंगे और बूटलेगर जिन्हें धोखाधड़ी के लिए बिल्कुल नए मौके मिलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में कई देशों को वैकल्पिक ईंधन याद आए, जिनमें अमेरिका भी था।
भले ही तेल कंपनियों ने अल्कोहल ईंधन का विरोध किया। जैसे जैसे सैन्य उद्योग की योजनाएं बढ़ीं, अल्कोहल की आवश्यकता स्पष्ट हो गई और 1942 तक अल्कोहल उद्योग की उत्पादन क्षमता 600 मिलियन गैलन प्रति वर्ष तक पहुंच गई। लेकिन युद्ध के अंत तक पेट्रोल फिर से कम कीमत पर उपलब्ध हो गया था। वैकल्पिक ईंधन में एक और उछाल 1973 में ईंधन संकट की शुरुआत के साथ आया। उस समय एक बैरल तेल की कीमत 1973 में $3.89 से बढ़कर 1980 में $21.59 हो गई थी। उन कठिन वर्षों में कई देशों ने अपना ध्यान बायोफ्यूल सेक्टर की ओर बढ़ाया, लेकिन सबसे सफल बड़े पैमाने पर ऊर्जा योजना जो एथेनॉल पर केंद्रित थी, लैटिन अमेरिका में लागू की गई थी ब्राजील द्वारा। 1976 से ब्राजील में कानून के तहत पेट्रोल में 10 से 25% तक एथेनॉल मिलाया जाता था। 1979 में इतालवी ऑटो निर्माता फिएट ने अपने ब्राजीलियाई कारखानों में पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कार फिएट 147 लॉन्च किया, जिसमें 4 सिलेंडर ऑटोमोटिव इंजन था, जिसे 100% एथेनॉल जलाने के लिए डिजाइन किया गया था। 70 के दशक से अमेरिका में कई ईंधन कंपनियां, जिनमें एशलैंड, शेवरॉन, बेकन और टेक्साको शामिल हैं, पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में फिर से रुचि लेने लगीं। तब से अब तक अमेरिका व कुछ देशों में सरकारें पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने व बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। इस अध्याय में एथेनॉल पर चलने वाले आंतरिक दहन इंजनों की विशेषताएं, अल्कोहल के फायदे नुकसान और इस ईंधन की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंजन के सिलेंडरों में ईंधन हवा का मिश्रण जाता है और इस मिश्रण में हवा और ईंधन का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अगर बिना सीसा वाले पेट्रोल के लिए यह अनुपात 14.7 से 1 है, तो मेथनॉल के लिए यह 6.5 से 1 है और एथेनॉल के लिए 9 से 1 है। इसका मतलब है कि समान मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अल्कोहल को पेट्रोल की तुलना में कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। साथ ही अल्कोहल पर्यावरण के अनुकूल है और मशीनों को पेट्रोल से अल्कोहल पर बदलना भी आसान है। खासकर जब पेट्रोल में 10 से 20% अल्कोहल मिलाई जाए तो इंजन सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं होती। अल्कोहल से चलने वाले इंजन में तेल अधिक समय तक चलता है और इंजन कम गर्म होता है। आजकल अल्कोहल काफी सस्ता है और पेट्रोल का मुकाबला कर सकता है। पहली नजर में तस्वीर अच्छी लगती है, लेकिन अब नकारात्मक पक्षों पर भी ध्यान दें। अल्कोहल में ऊष्मा उत्पादन क्षमता कम होती है, जैसा कि ज्यादातर उन ईंधनों में होता है जिनकी एंटी नॉक क्षमता अधिक होती है। यानी 1 लीटर अल्कोहल जलने पर 1 लीटर पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा पैदा करता है। हालांकि इंजन की दक्षता बढ़ने पर यह कारक कम होता है। अल्कोहल ईंधन पर ठंड में इंजन स्टार्ट करना मुश्किल होता है। अल्कोहल पेट्रोल मिश्रण में नमी से परतें बन सकती हैं। हालांकि ईंधन के रूप में अल्कोहल की मुख्य कमियां उसके उपयोग में नहीं, बल्कि उसके उत्पादन में केंद्रित हैं। ये अपेक्षाकृत सस्ता है, केवल तब तक जब तक इसे कृषि के उप उत्पादों से बनाया जाता है। अगर किसान एथेनॉल उत्पादन के लिए मुख्य रूप से पौधों की खेती करेंगे, तो इसकी लागत बहुत बढ़ेगी। ये भी याद रखना चाहिए कि आधुनिक कृषि उतनी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। शुरुआत में ही बड़ी बड़ी जमीनें खास किस्म के पौधों की खेती के लिए तैयार की जाती हैं। वहां पर खाद डाली जाती है और फसलों को कीटों से बचाने के लिए खेतों में जहर का छिड़काव किया जाता है। खेतों में ऐसी मशीनें चलती हैं जो अपने धुएं और घिसने वाले पार्ट्स से प्रदूषण फैलाती हैं, और इसी तरह की कई और बातें होती हैं। अल्कोहल उद्योग के लिए पौधों की बायोमास उगाना खाद्य उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। जैसा कि क्लैन सोप्रानो की मशहूर लाइन में कहा गया है, जमीन खरीदो और क्या, भगवान अब और जमीन नहीं बना रहे। ये विल रॉजर्स ने कहा था। और दुनिया में उपजाऊ मिट्टी की मात्रा सीमित है और ये अव्यवस्थित उपयोग और अन्य कारणों से घटती जा रही है। मानवता को अल्कोहल ईंधन की कितनी मात्रा चाहिए? आइए पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक उत्पादन आंकड़े देखें। साल 2022 में 1 अरब 34 करोड़ टन पेट्रोल और 1 अरब 37 करोड़ टन डीजल का उत्पादन हुआ था। इसी साल दुनिया में 81.5 मिलियन टन एथेनॉल का उत्पादन हुआ था। इस पूरे उत्पादन में से 55% अमेरिका में और लगभग 30% ब्राजील में हुआ था। चलो
सिर्फ पेट्रोल पर ध्यान दें। अल्कोहल उद्योग विश्व की कुल खपत का केवल 6% उत्पादन करता है। आइए एक यथार्थवादी लक्ष्य तय करें। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हर पेट्रोल पंप पर 20% अल्कोहल और 80% पेट्रोल का मिश्रण मिले। हमारी इस योजना के लिए हर साल 268 मिलियन टन अल्कोहल की जरूरत होगी और रुझानों को देखते हुए हर साल यह मात्रा थोड़ी और बढ़ेगी और ये मौजूदा उत्पादन मात्रा से 3.2 गुना बढ़ोतरी होगी। इस तालिका में आप विभिन्न कच्चे माल से इथेनॉल की औसत प्राप्ति देख सकते हैं। हमारी इस छोटी सी जरूरत के लिए जो 185 मिलियन टन अल्कोहल की कमी है, उसे पूरा करने के लिए हम सबसे लाभकारी कृषि फसल मक्का का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में इसकी औसत उपज 5.5 टन प्रति हेक्टेयर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 550 टन। बहुत बढ़िया। हमें सिर्फ 1,157,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खेती करनी होगी। बड़े आंकड़े समझना मुश्किल है, इसलिए तुलना करें। यह क्षेत्रफल कोलंबिया जैसे देश के बराबर है या फिर फ्रांस के क्षेत्रफल से दोगुना है। और अगर हम सभी कृषि फसलों का औसत निकालें, जो लगभग 1 टन कच्चे माल से 100 किलोग्राम होता है, तो हमें इतनी जमीन जोतनी पड़ेगी जो भारत के क्षेत्रफल के बराबर है। कुछ दर्शकों को याद आएगा कि मेथनॉल भी होता है। हाँ, इसका सालाना उत्पादन करीब 170 मिलियन टन है, जिसका आधा से ज्यादा चीन में बनता है। अब इसका ज्यादातर हिस्सा रासायनिक संश्लेषण से बनता है, जबकि थोड़ी मात्रा ही लकड़ी के सूखे आसवन से मिलती है। वैसे जब हमने मेथनॉल का जिक्र किया है, तो ये अलग अलग तरह की रेसिंग गाड़ियों के लिए एक बेहतरीन ईंधन है, और वो भी लंबे समय तक। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसके दहन के लिए कम हवा की जरूरत होती है और मेथनॉल पर इंजन का कंप्रेशन रेशियो 15 से 16 तक पहुंच सकता है, जिससे ज्यादा पावर मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेट्रोल को अल्कोहल से बदलना इतना आसान नहीं है और कई देशों ने इसमें अलग अलग सफलता पाई है। अमेरिका में E85 और E10 जैसे एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण लागू किए जा रहे हैं। मैं याद दिला दूं, यह दुनिया के एथेनॉल उत्पादन का लगभग 55% केंद्रित है। ब्राजील पेट्रोल में 22 से 25% एथेनॉल मिला रहा है। यहाँ उच्च एथेनॉल वाली किस्में जैसे E85 और E100 उपलब्ध हैं। 75 и Е100. यूक्रेन में 2013 से पेट्रोल में 5% एथेनॉल की मात्रा को कानूनन अनिवार्य किया गया था और 2014 से ये मात्रा 7% कर दी गई थी और पेट्रोल पंपों पर 30% से लेकर 37% तक बायोइथेनॉल वाली ईंधन किस्में बड़े पैमाने पर बेची जाती थीं। वेनेजुएला, थाईलैंड, इंडिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देशों में पेट्रोल में 5 से 15% एथेनॉल मिलाया जाता है। ध्यान दें, ऊपर जिन देशों का जिक्र किया गया है, उनमें से अधिकांश बड़े कृषि उत्पादक देश हैं और कृषि के उप उत्पादों से बाकी बचा माल सड़ने से बचाने के लिए उससे अल्कोहल बनाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया में सब कुछ तार्किक नियमों से चलता है। सस्ता और सुलभ संसाधन ही जीतता है। 1860 के दशक में सस्ता केरोसिन आने से व्हेल मछलियां खत्म होने से बच गईं और हमारे समय में पेट्रोल और तेल उद्योग के अन्य उत्पाद सस्ते और अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध संसाधन हैं। दोस्तों, इस बड़े वीडियो में हमने अल्कोहल और पेट्रोल की जंग का इतिहास देखा और सच मानिए, ये बस सतही जानकारी थी। उदाहरण के लिए, मैंने अल्कोहल ईंधन के इतिहास पर लेख का लिंक छोड़ा है, जिससे कुछ सामग्री ली थी। यह विषय दिलचस्प और विविध है। मेरा उद्देश्य पक्ष नहीं लेना है। मेरे लिए यह तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता हूँ। सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में वैकल्पिक ईंधनों, खासकर अल्कोहल का प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व रहा है और आज भी है, चाहे समर्थकों के बीच हो या विरोधियों के बीच, जिसका दायरा केवल उत्पाद बदलने से कहीं अधिक है। विरोधी एथिल अल्कोहल को करदाताओं को लूटने और किसानों को अमीर बनाने की योजना के रूप में देखते थे, गरीबों के खाने को अमीरों के ईंधन में बदलने के रूप में, मिट्टी के कटाव की समस्या को और बढ़ाने के रूप में और एक कम उपयोगी विकल्प के रूप में। समर्थक अल्कोहल आधारित ईंधन में कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की संभावना, शहरी धुंध को कम करने और तेल उद्योग की शक्ति को सीमित करने की क्षमता देखते थे और साथ ही ये परोपकारी सपना भी कि मानवता जीवाश्म ईंधन पर नहीं बल्कि सौर आय पर जी सकती है। आज के समय में पेट्रोल में 10% अल्कोहल मिलाने से पर्यावरण की समस्या
खास हल नहीं होती। अगर अल्कोहल मिलाना उद्योगपतियों को लाभ देगा तो वे मिलाएंगे। अगर कोई और ज्यादा फायदेमंद योजक होगा तो वही डालेंगे। हमारे पास 50-70 साल का तेल है, उसके बाद कुछ न कुछ तरीका निकलेगा। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। आशा है यह कहानी आपको रोचक लगी होगी और आपका समय व्यर्थ नहीं गया। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक करें, इस कहानी को अपने अच्छे परिचितों के साथ साझा करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और कमेंट्स में आप पेट्रोल और अल्कोहल के मुकाबले पर अपनी राय लिख सकते हैं। मैं खास तौर पर उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो YouTube पर स्पॉन्सरशिप और एक मुश्त दान से मेरे काम में मदद करते हैं। आपके साथ था चैनल क्रास मोटो। फिर मिलेंगे।